कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष जी, जो ये चर्चा हुई है इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। श्रीकांत शिंदे जी संतृप्त हैं। मैं सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन एक एक मिनट में अपनी बात करें, विषय पर समाप्त कर दे। आपके दल के लोगों ने डिटेल बोल दिया। श्रीकांत शिंदे जी, आज मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ और आज यहाँ पर विपक्ष वाले 6 महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द जब ये आता है तभी कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को है। यहाँ पर सभी लोग संविधान की बात कर रहे हैं सर, हर एक व्यक्ति यहाँ पर उठकर संविधान समझा रहा है। मुझे लगता है मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1975 में इंदिरा गांधी सर ये बिल जो 1975 को शुरू करता हूँ, इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन मैल प्रैक्टिस। अरे वो विषय क्या है, आप संक्षिप्त में करिए। सर एक पॉइंट बोल रहा हूँ सर, यानी इलेक्शन मैल प्रैक्टिस और यानी चुनावी भ्रष्टाचार के लिए गिनती पाया और 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस जज के साथ कैसा व्यवहार हुआ ये पूरा देश यहाँ पर जानता है और सिर्फ 3 दिन में 29वां संविधान संशोधन लाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। ये इनका संविधान है सर, ये फेडरलिज्म माननीय सदस्य प्लीज नो माननीय प्लीज। ये बिल क्यों जरूरी है ये 2 पॉइंट्स में समझाना चाहूंगा सर। समझ गए आप। एनके प्रेमचंद जी, प्लीज कोविड समिति जो गठित हुई उन्होंने वाइड पब्लिक कंसल्टेशन किया। स्पीकर सर 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय प्रस्तुत की। स्पीकर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर अफोर्डिंग मी दिस opportunity to speak on the introduction of the bill. Hey, Gogoi, धर्मेंद्र जी, sir, एनके प्रेमचंद। thank you very much, Mr. Speaker, sir, for affording me this opportunity to oppose the introduction of the bill. Please. On behalf of my party, sir, on behalf of my party. एक सेकंड सर कोविड समिति की रिपोर्ट है, उन्होंने वाइड पब्लिक कंसल्टेशन किया सर कि 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय प्रस्तुत की जिसमें 32 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। ये दिखाता है कि देश के अधिकतर सुप्रिया जी, sir, on behalf of my party, क्या तरीका है? sir, on behalf of my party,
Sir, Speaker sir, Speaker sir, Speaker sir, on behalf of my party, Revolutionary Socialist Party, RSP, I vehemently oppose the introduction of the bill, this Constitution Amendment Bill. Sir, on 3 grounds, I will confine to the points the legislative competence only. I fully associate with the observations made by, very crisply, he has made it in a very good sense. I fully associate with the submission made by Sri Manish Tiwari. Sir, 3 grounds. Number 1 is, it attacked the basic root of federalism of the Constitution. And number 2, the provisions of the bill are uncertain and not clear regarding the conduct of elections in the Legislative Assembly subsequent to the notification making the appointed date. And the third one is, the statement of objects and reasons are not satisfying the contents of the bill. And one more thing is there, Article 368, I will elucidate it further. Sir, I will be fully within the scope. Sir, drastic structural change in the electoral process in the legislative assemblies. All the states should have been properly consulted before bringing this legislation. I fully agree with the other learned members have already cited. By virtue of this bill, if it is made in law, definite, the state legislative assembly and the state will become the subordinates to the House of the People and the union government. That is essentially against the basic principles of the federal character. And see, sir, Article 368, I do agree with the government. Article 368 does not expressly mention about the legislature's consent, that is more than half of the legislative assembly's concurrence regarding this provision. But I would like to quote a case, that is Kinto Holohan versus Chichilu. In 1993, the 52nd Amendment was challenged. The validity of the 52nd Amendment was challenged to the Supreme Court. And the Supreme Court has struck down 2 paragraphs of this act passed by the Parliament, 52nd Amendment, only because of the reason, sir, very technical point, sir, though there is no explicit provision in Article 368 so as to have the consent of the more than half of the legislature, even then, the Honorable Supreme Court has struck down 2 paragraphs of 52nd Amendment Bill, which is included in the 10th schedule. Sir, included in the 10th schedule, disqualification of members due to defection by virtue of the anti-defection law. So, sir, the state has to be properly consulted. Federal character is good, and the third is a practical. I would like to know from the Honorable Home Minister. So, sir, what point? Technical. No point, sir, purely technical. One second. Sir, 2008, sir, 2027 and 2028. Sir, after you are proposing to have the appointed date on 2029. See the problem. After 2029, 17 state assembly elections have to take place. There is nothing is in the bill. Nothing is in the bill regarding the tenure of the legislative assemblies subsequent to the appointed date by the notification. Nothing is clear. With this objection, प्लीज 1 मिनट बैठिए, बहुत हो गया, बैठिए 1 मिनट बैठिए 1 मिनट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बाद में लेंगे। माननीय सदस्यगण, पहले भी मैंने सारी व्यवस्था दे चुकी है और मैंने पूरी परंपरा पुरानी भी सब बता चुका हूं आपको। अब माननीय मंत्री जी ने भी ये बता दिया कि जेपीसी इसके लिए गठन होगी, ऐसा माननीय मंत्री जी ने 1 मिनट, उस समय जेपीसी के समय व्यापक चर्चा होगी और सब दल के सदस्य होंगे, उसमें डिटेल चर्चा होगी और उसके बाद जब बिल आएगा उस समय आपको व्यापक चर्चा, आप जितने समय चाहोगे उतने घंटे आपको व्यापक चर्चा दी जाएगी, पूरा समय दिया जाएगा, सबके दल के सदस्यों को समय दिया जाएगा। ये मैं आपसे कह सकता हूं कि उस समय जब इस बिल पे लाएगा तो पूरी डिटेल चर्चा होगी सभी माननीय सदस्यों को। जितने दिन आप चर्चा जाएंगे उतने दिन से आपको चर्चा का समय दिया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं अपनी बात रखें, मैं सबको मौका दूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी।
अभी जो माननीय सदस्यों ने इस बिल के इंट्रोडक्शन पे अपनी आपत्ति उठाई है, जो विशेष रूप से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से संबंधित है, मैं मेरी बात ज्यादातर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के विषय पे ही रखना चाहता हूं। माननीय सदस्यों द्वारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के रूल 72 में वर्णित प्रोसीजर व्हेन इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल अपोज्ड, इसके तहत जो आपत्तियां उठाई गई है वो उसके बारे में मैं कुछ बातें माने सदन में कहना चाहता हूं। सर, एक विषय आया कि एक समय एक विषय आया कि आर्टिकल 368 का ये उल्लंघन करता है। माननीय अध्यक्ष जी, आर्टिकल 368 संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है और संसद को शक्ति देता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 368 संविधान में ही लिखा हुआ है। प्लीज माननीय सदस्य। उसके बाद एक विषय आया कि संविधान का अनुच्छेद 327 है, ये सदन को विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का जो अधिकार देता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। सर, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैं वही बता रहा हूं। किसी राज्य की मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले इसमें शामिल हैं। एक साथ चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करके चुनाव को एक कानूनी ढांचे के भीतर सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, जो संसदीय संप्रभुता को बरकरार रखता है। क्या राज्य सरकारों की स्वायत्तता, ये विषय ये भी आया, ऑटोनॉमी। संविधान अध्यक्ष जी, संविधान के 7th शेड्यूल्ड के यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 72, उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन टू पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स एंड टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट द इलेक्शन कमीशन के अनुसार केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। सर, ये आपका जो यूनियन लिस्ट है उसका एंट्री 72, और ये संशोधन राज्यों को संविधान प्रदत्त शक्तियों को न तो कम करता है और न ही छीनता है। सर, ये जो संशोधन है एकदम संविधान सम्मत हम लेकर के आए। अब एक विषय आया बेसिक स्ट्रक्चर का, इसमें 2 मिनट में बोलना चाहता हूं। बेसिक स्ट्रक्चर पे सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में 1973 में इस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। उसमें 5-7 बिंदु उन्होंने तय किए हैं, बाद में और मामलों में भी कुछ बिंदु जोड़े हैं, कुछ विषय जैसे जुडिशियल रिव्यू, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस बिल में कहीं भी आघात नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। जो बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। आगे मैं ये कहता हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट के साथ साथ वामन राव, एल चंद्रन कुमार ने कुछ सब्जेक्ट और जोड़े, लेकिन ये इससे कोई ना तो संसद की शक्ति में कमी आ रही है और ना कोई विधानसभा में शक्ति दी है संविधान, उसमें कमी आ रही है। मैं एक चीज जो बाबा साहब का यहाँ जिक्र आया और बाबा साहब के कोर्ट का भी जिक्र आया, मैं अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ये अवसर दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
पहले इस देश के कानून मंत्री थे। जिस वर्ग से बाबा साहब आते थे उसी वर्ग से मैं आ रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अवसर दिया है मुझे। तो अध्यक्ष जी, मैं ये बात सदन में रख रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा में बहस के दौरान, नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान यू हैव ऑब्जेक्टेड, सो यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने क्या कहा? संघवाद का मूल सिद्धांत यह है, बाबा साहब का कोट है ये, आई एम कोटिंग इट। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये बाबा साहब का कोट ही है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन एक संघ है और इसका स्वरूप अविनाशी है, कोई नहीं बदल सकता फेडरल स्ट्रक्चर को। ये बाबा साहब ने कहा। अब मैं, ये है ही नहीं विषय इसमें, ये राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए, संसद के अनुच्छेद 327 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को चुनाव को एक साथ कराने के लिए संविधान में उचित संशोधन करने का अधिकार है, जब मैंने बताया। अब मैं एक बात, जो ये जो हमने जोड़े हैं आर्टिकल जोड़े हैं, हाँ ठीक है, आर्टिकल जोड़े हैं, उसमें मैं एक बात अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं। जब बात जेपीसी की आई गई तो डिटेल चर्चा जेपीसी में होगी। आप कुछ तो बोल दें। हाँ, जेपीसी में होगी, लेकिन आज मैं चूंकि आपने अवसर दिया, मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का धन्यवाद करना तो चाहूंगा और उनके जो एचएलसी में जुड़े हुए सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। गृह मंत्री जी उसमें थे, कितने डिटेल डिस्कशन हुआ। ये कह रहे अचानक ही आ गया। अध्यक्ष जी, 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर एचएलसी गठित हुई और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसमें सभी लोग थे और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। फिर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक चुनाव कराने की बात रखी। आपने इसको डिस्कस किया। सारे स्टेट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो इससे सहमत थे और आप भी सहमत थे। और ये स्वीडन में भी, जर्मनी में भी, बेल्जियम में कई जगह चल भी रहा है। मैं अब जेपीसी पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात तो कहना चाहूंगा सर। ये 41 साल से मामला पेंडिंग था। हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो 41 साल से मामला पेंडिंग था, किसी ने ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। क्या कहा? जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आदि मग का मतलब है ये मार्ग है। ये इलेक्शन का एक प्रोसेस था, चक्र टूट गया साहब 71 में, तो बाधा आ गई। जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आती जग में, अपना सर्वस्व लगा कर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम, आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो, बोथ आइटम नंबर 18 और आइटम नंबर 19। प्रश्न ये कि हाँ डिवीजन देंगे, प्लीज। हाँ देंगे डिवीजन का समय तो आने दो। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हो, प्लीज।
प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन लॉबी खाली की जाए।